Hello students, today we are going to start with the chapter of class 8, that is cell structure and functions. This is very interesting chapter, बहुत ही interesting chapter है ये, क्योंकि देखिए कभी भी आप अपनी body के बारे में कुछ जानते हैं तो interesting तो होता ही है ना? तो this we are going to start today. As you can see here is the figure, this is a basic structure of cell. And the one who you can see on the right side, that is the volunteer Robert Hooke. इनका इसके अंदर कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जो सेल के बारे में जो हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिली या सेल के बारे में हमें जिन्होंने बताया वो कौन थे? रॉबर्ट Hooke, as you can see in the figure. So I think you are ready to start with this interesting chapter, that is cell structure and functions. Topics to be covered in this chapter is cells, discoveries of cells, cell shape and size, cell number, basic structure of cell, cell organelles and difference between plant and animal cell. तो ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे. So we'll start with the basic thing. Let us compare tree with a potted plant. As you can see a beautiful tree this side, right? And likewise you see a potted plant also. आप जानते हैं कि ये huge tree देखने में बड़ा tree है ना? और ये एक छोटा सा plant है, पर फिर भी इनके अंदर बहुत सारी similarities है. क्या है? They have many similarities. So let's see that what similarities they possess. They both have green leaves जो कि खाना बना सकते हैं. They have roots जो कि इनको हेल्प इन दी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करती है, मतलब पानी एब्जॉर्ब करने से सॉइल में से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है. दोनों में ही फ्लावर्स होते हैं जो कि इनको आगे रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं. दोनों में ही स्टेम है जिसके अंदर लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये देखिए ये क्या है? ग्रीन लीव्स है ना. तो ग्रीन है तो ऑब्वियसली खाना खुद बना सकते हैं. इनकी रूट्स है यहाँ नीचे, राइट. ऐसे ही इस पॉटेड प्लांट की भी सॉइल के नीचे रूट है. ये रूट पानी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है. फ्लावर्स है इनके जो कि रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं. स्टेम है ये कि जो कि आप देख पा रहे हो, है ना. चाहे ये थिक है और ये थोड़ी थिन है, लेकिन फिर भी स्टेम्स में लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आपको दिखते हैं. ठीक है. अब देखिए देखने में ये दोनों कितने अलग है. एक ह्यूज ट्री है और एक ये छोटा सा प्लांट है, बट स्टिल दे पोजेस मच ऑफ द सिमिलैरिटीज बिटवीन देम. तो जानते हैं आप कि क्यों सिमिलैरिटी है इनके बीच में ऐसी? ठीक है. इनके बीच में सिमिलैरिटी इसलिए है क्योंकि इनका जो बेसिक यूनिट है जो इनका स्ट्रक्चर बना रहा है, बेसिक यूनिट आप समझते हैं ना, सबसे छोटी चीज जो इसकी पूरे स्ट्रक्चर में है या इस पॉटेड प्लांट के स्ट्रक्चर में है, वो बेसिक यूनिट क्या है? सेम. ठीक है. तो अभी हम सिर्फ ये पढ़ते हैं कि इनका बेसिक यूनिट सेम है. आगे करते हैं और फिर देखते हैं कि इस बेसिक यूनिट को हम किस स्पेशल नाम से बुलाते हैं. तो यहां तक आपको समझ आ गया ना? दोनों देखने में डिफरेंट है, बट एंड व्हाट इज द रीजन? बिकॉज दे हैव द सेम बेसिक यूनिट मेकिंग देयर स्ट्रक्चर. एंड व्हाट इज दैट बेसिक यूनिट? दैट इज अ सरप्राइज. ओके, वी विल डिस्कस लेटर. ऐसे लेट अस कंपेयर मैन विद एन एनिमल. Man with an animal. As you can see a man this side, right? And you can see here the king of animals, that is the lion, right? अब ये दोनों भी देखने में अलग है ना. आपको मैन से डर नहीं लगता, लेकिन आपको लॉयन से डर लगता है. तो हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी सिमिलैरिटीज है जो इन दोनों के अंदर है. ठीक है. जैसे कि डिससिमिलैरिटीज तो मैंने आपको बताई ही है, तो सिमिलैरिटी क्या है वो डिस्कस करते हैं. They cannot do photosynthesis. मतलब अपना खाना दोनों ही खुद नहीं बना सकते सनलाइट को यूज करके. दूसरी चीज, दे गिव बर्थ टू यंग वंस. इनसे ये जैसे बेबी डेवलप होता है इनकी बॉडी के अंदर और फिर डिलीवर होता है, तो दैट मीन्स दे गिव बर्थ टू दी यंग वन. दोनों के ही 4 लिम्स है. वो अलग बात है कि मैन अपने 4 लिम्स अलग अलग काम के लिए यूज कर रहा है ना, और एनिमल अपने चारों लिम्स अलग काम के लिए यूज कर रहा है, बट स्टिल दे हैव 4 लिम्स. Likewise,
दोनों के अंदर प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम्स है, रेस्पिरेटरी जैसे आपका हो गया, डाइजेस्टिव ऐसे ही आपका हो गया, सर्कुलेटरी, जितने भी सिस्टम्स है, जैसे कि सांस लेने वाला सिस्टम हमारा कौन सा है, रेस्पिरेटरी, ऐसे ही वेस्ट को थ्रो आउट करने वाला कौन सा सिस्टम है, दैट इज एक्सक्रीटरी। तो दोनों के अंदर ही सारे ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए दोनों कितने अलग है ना। लॉयन एक अलग तरीके का है, मैन एक अलग तरीके का है, बट स्टिल दे हैव बेसिक सिमिलैरिटीज। बहुत सारी इनमें सिमिलैरिटीज हम पढ़ चुके हैं, है ना, के है। तो व्हाट इज द रीजन? द सेम थिंग कि इन दोनों का जो स्ट्रक्चर बना रहा है, वो जो बेसिक यूनिट है, दोनों के स्ट्रक्चर बनाने में जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेम है, इसीलिए इनके बीच में सिमिलैरिटीज है। तो आप देख चुके हैं जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, लेकिन उनके अंदर बेसिक यूनिट क्या है, सेम है। और वो जो बेसिक स्मॉल यूनिट है वो क्या है, सेल्स। समझ गए ना हम? तो चाहे मैन की बात हो, चाहे ट्री की बात हो, चाहे लॉयन की बात हो, और वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉटेड प्लांट, ऑल ऑफ देम, ये चारों की बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो सबसे छोटा यूनिट है जो इनकी बॉडी को बना रहा है, दैट इज दी सेम, दैट इज कॉल्ड एज सेल। समझ आई आपको कि सेल क्या होता है? तो सेल एक बेसिक यूनिट है, मैन की बॉडी का भी, ट्री का भी, लॉयन का भी, और पॉटेड प्लांट का भी। तो जितने प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट, एंड दैट स्मॉल यूनिट इज सेम, दैट इज दी cell. So we are going to study this about cell in this chapter. तो सेल्स क्या होते हैं आप देख पा रहे हैं ना फिगर में, ये इतने छोटे छोटे जो साइज में दिख रहे हैं, दे आर ऑल सेल्स, राइट। तो सेल्स आर दी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स में तो प्लांट्स एनिमल्स ही आते हैं, ये तो जानते ही आप, है ना। तो प्लांट्स एनिमल्स चाहे ह्यूज हो चाहे बहुत स्मॉल हो, उनकी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, सेल। तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब स्ट्रक्चर भी सेल ही बना रहा है और फंक्शन के लिए भी इनडायरेक्टली सेल ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। जैसे कि आप एक बिल्डिंग की बात करते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग होती है, ह्यूज बिल्डिंग होती है, तो बिल्डिंग किससे बनती है, कैसी भी बिल्डिंग हो, थोड़ी रफ हो या थोड़ी प्रिटी दिखती हो, आपको सुंदर दिखती हो, बहुत बड़ी हो या बहुत छोटी हो, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, ब्रिक्स, है ना। तो ऐसे ही हमारी बॉडी की जो ब्रिक्स है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, वो क्या है, दैट इज सेल्स। अब सेल्स कैसे डिस्कवर हुए, या किसने सबसे पहले सेल को देखा, या सेल की डिस्कवरी क्या चीज ऐसी थी कि सेल की डिस्कवरी पॉसिबल हुई? तो दिस वाज द इंस्ट्रूमेंट विच मेड पॉसिबल द डिस्कवरी ऑफ सेल, दैट इज द माइक्रोस्कोप। तो अब ये जो माइक्रोस्कोप होता है, ये क्या होता है? माइक्रोस्कोप इज एक्चुअली अ इंस्ट्रूमेंट। माइक्रोस्कोप क्या होता है? इट इज एक्चुअली एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मैग्नीफाई स्मॉल थिंग्स, which is used to magnify small things। जो चीजें आपको नेकेड आई से नहीं अच्छे से दिख पाती हैं, उनको मैग्नीफाई करके जो दिखाता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया? दैट वाज एंटन वैन ल्यूवेनहॉक। एज यू कैन सी इन द फिगर, ही इज एंटन वैन ल्यूवेनहॉक। आप जानते हैं कि पहले जो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई वो कैसा माइक्रोस्कोप था? ऐसा माइक्रोस्कोप था, ठीक है, जिससे सेल की डिस्कवरी पॉसिबल हुई। अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे हुई। लेकिन आज मॉडर्न जो माइक्रोस्कोप है वो कुछ इस तरीके का है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और आप जानते हैं कि माइक्रोस्कोप्स ऐसे भी डेवलप हो चुके हैं विच कैन एक्चुअली मैग्नीफाई थिंग्स। मैग्नीफाई थिंग्स मीन्स उनकी जो रेजोल्यूशन पावर है, चीजों को बड़े करके दिखाने की जो उनकी पावर है, मैग्नीफाइंग जो पावर है उनकी, दैट इज इन लैक्स। मतलब वो इतना चीजों को मैग्नीफाई करके दिखा सकते हैं। सो दिस इज एन एंशिएंट माइक्रोस्कोप एंड दिस इज अ मॉडर्न माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट जिसके कारण सेल की डिस्कवरी पॉसिबल हुई। एंड हु वाज द वन हु डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोप?
He was the Anton van Leeuwenhoek, as you can see in the figure, the great man who actually discovered this instrument, और जिसके कारण आप बहुत छोटी चीजों को भी क्लियरली अच्छे से उनके कंपोनेंट्स को की विजिबिलिटी देख सकते, विजिबिलिटी है मतलब आप उनको देख सकते हैं अच्छे से. So who discovered cell? So he was Robert Hooke. As you can see in the figure, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि this man actually has a great contribution in this chapter, क्योंकि इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी. तो पहली बार जो सेल को देखा था माइक्रोस्कोप को यूज करते हुए, ये एंशिएंट माइक्रोस्कोप को यूज करते हुए, he was the Robert Hooke. अब बात है कि देखा कहाँ था. He observed the cell for the first time in thin slice of cork. और कब देखा था? In 1665. तो जब इन्होंने कॉक आप जानते हैं ना क्या होता है? It is bark of tree. What is cork? It is bark of tree. तो जो पेड़ की bark है उसके अंदर इन्होंने सबसे पहले इस माइक्रोस्कोप को यूज करते हुए सेल को देखा था. और सेल इनको कैसे दिखे थे? कुछ इस तरीके के, जैसे आप फिगर्स देख पा रहे हैं ना, आपको खाने से दिख रहे हैं इसके अंदर. इनको हम बोलते, इसने रॉबर्ट हुक ने इनको क्या बोला? कंपार्टमेंट्स. Robert Hooke called these small chambers as compartments. Later on, इन compartments का नाम रखा गया cell. But at the time, जब Robert Hooke ने इनको देखा, he called them as compartments. And when does he saw? In 1665, by making use of this instrument, that is the ancient microscope, and where? In thin slice of cork. Right. So as you can see that Robert Hooke is the वॉलंटियर जिन्होंने ये सबसे पहले इस चीज की डिस्कवरी की. अब सेल हमारा डिस्कवर हो चुका है, रॉबर्ट हुक डिस्कवर कर चुके हैं. तो सारे सेल्स के अंदर क्या बेसिक कैरेक्टर्स हैं ये हमें जानना है ना. जैसे सेल्स तो अलग अलग तरीके के होते हैं, अभी हम आगे करेंगे भी. बट व्हाट आर द 3 बेसिक कैरेक्टर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन एनी सेल? एज यू कैन सी इन दिस फिगर ऑल्सो, दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल. So 3 basic characteristics which are present in the cell is the cell membrane, genetic material and metabolic machinery. Cell membrane क्या होती है? किसी भी सेल की आउटर कवरिंग. जैसे कि आप देख रहे हो ये सेल है, तो ये जो आउटर कवरिंग है जो इसको आप कह सकते हो सराउंडिंग से अलग कर रही है, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन. जेनेटिक मटेरियल जो कि आप देख रहे हैं राउंड सा, ये जो प्रेजेंट है, ये जो राउंड बॉडी है, दिस इज कैरिंग अ जेनेटिक मटेरियल. अभी हम डिस्कस करेंगे सब चीजों को डिटेल में. और इसके अलावा जो भी कुछ है दैट इज द मेटाबॉलिक मशीनरी, मतलब सेल को चलाने के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कुछ अलग अलग शेप एंड साइज की बॉडीज इसके अंदर पड़ी हुई है. सो दीज ऑल एक्ट एज अ मेटाबॉलिक मशीनरी, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर इन्वॉल्व्ड इन दी यू कैन से सर्टेन प्रोसेसेस जो कि सेल के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है. तो जितने भी सेल्स हैं ये 3 चीजें तो डेफिनेटली उनके अंदर है ही. सेल मेम्ब्रेन, genetic material and metabolic machinery. As you can see in the basic structure of the cell, कि इसमें cell membrane, genetic material and metabolic machinery is there. डिटेल में अभी सेल के कंपोनेंट्स पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि सेल्स की शेप एंड साइज क्या होती है. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो शेप है सेल की, ठीक है, वो डिपेंड करती है कि सेल कौन सा फंक्शन करने वाला है. कि जैसे कि अभी हमने बात किया कि पूरी की पूरी बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है सेल. तो आप समझ सकते हो कि एक बॉडी के अंदर कितने न्यूमरस सेल होंगे, बहुत सारे सेल्स होंगे, है ना. अलग अलग सिस्टम के अलग अलग तरह के सेल्स होंगे, अलग अलग सिस्टम के अलग अलग तरह के सेल्स होंगे. तो उन सेल्स की एक प्रॉपर अलग अलग तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी सेल ने प्रोटेक्शन देनी है, जो प्रोटेक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, बॉडी के अंदर तो बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं ना, एक्सक्रीशन, प्रोटेक्शन, आप कह सकते हो सर्कुलेशन, ऐसे हर चीज सेल से ही तो बनी है. तो सेल ने कौन सा पार्ट बनाना है या उसने कौन सा फंक्शन करना है, उस तरह की पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स सेल के अंदर डेवलप होती है. तो बेसिकली द शेप ऑफ द सेल डिपेंड अपॉन फंक्शन इट परफॉर्म्स, मतलब कौन सा फंक्शन बॉडी में करने वाला है उस अकॉर्डिंग उसकी शेप होती है. अब जो सेल की शेप है वो चेंज भी हो सकती है, मतलब सेल्स ऐसे भी हो सकते हैं जो अपनी शेप बदलते रहे और उनकी शेप सेम भी रह सकती है. तो सेल्स की जो शेप है कैन बी फिक्स्ड और कैन चेंज.
तो हमारे पास अलग अलग शेप्स के सेल्स हैं. एज यू कैन सी इन द फिगर, दिस ब्यूटीफुल पिक्चर इज ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जिनको हम कॉमनली आरबीसीज भी बोलते हैं, है ना. और आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में ये तो न्यूमरस है, तभी तो हमारे ब्लड का कलर ही रेड है. तो आप देख सकते हैं कि ये जो आरबीसी की शेप है, क्या शेप है, दे आर डिस्क लाइक. तो इस तरीके से अब इनका काम क्या है, गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. तो उस अकॉर्डिंग इसकी शेप डिस्क लाइक है, ताकि आरबीसीज अपना फंक्शन एक प्रॉपर मैनर में कर पाए. अब शेप्स जो है सेल्स की वो कैसी कैसी हो सकती है. शेप्स कुछ भी हो सकती है. कुछ सेल्स स्पिंडल लाइक भी हो सकते हैं, फ्लैट भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, दे कैन बी रेगुलर, दे कैन बी डिस्क लाइक, राउंड हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, क्यूब लाइक हो सकते हैं, इलोंगेटेड हो सकते हैं. ठीक है, ये तो मैंने कुछ नेम्स मेंशन किए. अपार्ट फ्रॉम इट कुछ भी शेप हो सकती है सेल की. जो भी वेल डिफाइंड शेप्स हैं वो कुछ भी सेल्स की हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हम सेल की शेप की सिर्फ ह्यूमन बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं. हम जनरल, वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल अबाउट ऑल काइंड ऑफ सेल्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं. सो दे कैन हैव एनी शेप. ये तो आप जान ही चुके हैं कि शेप डिपेंड किस पे करती है, इट डिपेंड्स अपॉन फंक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि शेप किस पे डिपेंड करती है, जो सेल का फंक्शन होने वाला है. तो इतनी तरह के शेप्स आपको मिलते हैं. इसके अलावा भी वी हैव मेनी शेप्स ऑफ द सेल्स. अब हम बात करते हैं सेल्स विद वेरिएबल शेप्स, मतलब वो सेल्स जो अपनी शेप बदल सकते हैं. ठीक है, वो कौन है, that is WBC, that is white blood cell, as you can see in the figure. This cell can actually change their shape. दूसरा अमीबा, आप देख पा रहे हैं अमीबा को फिगर के अंदर. अमीबा कैन ऑल्सो चेंज इट्स शेप. तो ये दो सेल्स हैं बेसिक विच कैन चेंज देयर शेप्स. जैसे इनको शेप कर चाहिए ये अपनी शेप वैसे कर सकते हैं. सो दे आर इरेगुलर एक्चुअली, मतलब इनकी शेप बदलती रहती है. दे डोंट हैव फिक्स काइंड ऑफ शेप. दैट इज WBC एंड अमीबा. अब देखते हैं कि और क्या क्या शेप्स हो सकती हैं. स्पिंडल शेप हो सकती है. स्पिंडल किसको कहते हो आप, स्पिंडल ऐसी शेप होती है विच इज नैरो फ्रॉम एंड्स एंड वाइडर फ्रॉम मिडल. यहाँ जो साइड्स है वो क्या होती है, नैरो, पतली होती है, और बीच में से कंपैरेटिवली ये थिक होता है. तो दिस काइंड ऑफ शेप इज कॉल्ड एज स्पिंडल. तो हमारी बॉडी में है स्पिंडल शेप सेल्स, दैट इज द स्मूथ मसल फाइबर्स. ये मसल्स हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह की होती हैं, तो उसमें से स्मूथ मसल भी एक मसल होती है जिनके सेल्स की शेप कैसी होती है, स्पिंडल शेप. हम सेल्स डिस्क लाइक भी हो सकते हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर है आरबीसी की. हियर यू कैन सी दैट दे आर डिस्क लाइक. So example you have, that is the red blood cells. Cells can be branched like nerve cell. आप जानते हैं ये नर्व सेल जो है जिसका काम है इम्पल्सेस पास करना. इम्पल्सेस मतलब मैसेजेस पास करना, कन्वे करना बॉडी के अंदर. तो दिस इज नर्व सेल एंड एज यू कैन सी दैट इट इज हाईली ब्रांच्ड. बहुत सारी ब्रांचेस दिख रही हैं आपको इसकी. दिस इज द नर्व सेल. सो सेल कैन बी ऑफ दिस शेप ऑल्सो. Cells can be flat also, as you can see in the figure. They appear to be flat. So they are the cells of the skin. It is an example of flat cells. Now let us talk about cell size. ऐसे ही अब साइज, जैसे शेप बदल सकती है, ऐसे साइज भी सेल का वेरी कर सकता है. ठीक है, तो जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, दिस इज माइकोप्लाज्मा. The small, the tiny cells you can see as the mycoplasma, and you know that it is the smallest cell. It is the smallest cell. और size आप जानते हैं इसका कितना है? The size is 0.1 micron. 0.1 micron, which is approximately equal to 1 into 10 raised to power minus 11 meters. So you can think that how small is this cell, that is the mycoplasma. You can clearly see in the figure also. And if you talk about the largest cell, सबसे बड़ा cell, that is you can see in the figure, sees it is so large and it is an ostrich egg. And you know that what is the diameter of this ostrich egg? It is 17 centimeter. It is 17 centimeter. So this is the largest cell. So the smallest is the mycoplasma and the largest is the ostrich egg.
And if we talk about man, like if we talk about, that was in general कि कौन सा सबसे छोटा सेल है और कौन सा सबसे बड़ा सेल है. अगर अब हम मैन की बॉडी की बात करते हैं तो सबसे छोटा सेल मैन की बॉडी का कौन सा है? RBC, that is red blood cell, and its size is approximately equal to 6 to 8 mu m, which is equal to, or you can, if we talk about its diameter, then it is approximately 9 into 10 raised to power minus 6 meter. So it is so small. And if we talk about the longest cell of the man's body, it is the nerve cell. As you can see, क्योंकि इसका काम ही क्या है? Messages pass करना, पूरी बॉडी में messages pass करना. So it is very long and branched also. And you know that its size actually can range up to 100 microns. इतना बड़ा हो सकता है. Maximum size can be of 100 microns. So this is the smallest cell of our body, that is RBC, and this is the longest cell of the body, that is the nerve cell. Now we'll talk about cell number. अब जो सेल का नंबर है कि कितने नंबर ऑफ सेल्स है जो बॉडी बना रहे हैं, किसी बॉडी में एक सेल है या बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है. तो सेल के नंबर के अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं. तो कुछ ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर हैं. यूनि मीन्स वन, सो दैट मीन्स दे हैव सिंगल सेल्ड बॉडी. दे हैव सिंगल सेल्ड बॉडी, एक ही सेल से बनी है इनकी बॉडी, लाइक अमीबा, as you can see in the figure also. And we can have another classification, that is multicellular. Multi means many. So we can have certain organisms जो कि बहुत सारे cells हैं उनकी body में, they are multi-celled. Example, man. हमारी body में बहुत सारे cells हैं, so we are multicellular. And the one which have only one cell, that is unicellular. Now, as you know about cells shape also, size also, number also, and you know about the three basic structures also, so you can say the things which are present in the cell. So now it's the time to start with the cell structure. कि आपको पता होना चाहिए कि सेल के अंदर बेसिक चीजें क्या है और कैसे उनको हमने क्लासिफाई करा है और क्या उनका फंक्शन है. तो सेल का स्ट्रक्चर हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं. That is, one is the cell membrane, that is the covering. As you can see in the figure, this blue one is the cell membrane, and the protoplasm. So that means leaving the cell membrane, whatever is there inside, ये जो white आपको दिख रहा है, जो green सी body दिख रही है, ये pink दिख रहा है, anything apart from cell membrane, जो भी कुछ है इसके अंदर, that is called as protoplasm. The basic cell consists of cell membrane, that is the covering, right? And apart from that, everything जो कि इसके अंदर है, that is called as protoplasm. Now, if we talk about protoplasm, so protoplasm जैसे कि मैंने आपको बताया, cell membrane को छोड़कर बाकी जो भी कुछ है, that is protoplasm. So what is protoplasm actually? It is living material of the cell. सेल मेम्ब्रेन के अलावा जो भी कुछ लिविंग मटेरियल है सेल के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यू नो दैट दिस प्रोटोप्लाज्म इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. वन इज द न्यूक्लियस, दैट इज दिस ग्रीन वन, एंड दिस व्हाइट पोर्शन जो कि पूरा सेल बना है जिससे, दैट इज द लिक्विड, दैट इज द साइटोप्लाज्म. So protoplasm is the living material, right? Divided into the liquid part, that is the cytoplasm, and this green body, which is located inside the cell, that is the nucleus. So this is the basic, you can say, the structure of the cell. I think you got it. It has cell membrane and protoplasm, and protoplasm is further divided into liquid, that is the cytoplasm and the nucleus. Now let us see that who discovered nucleus and who discovered protoplasm. So nucleus was discovered by this great man, that is the Robert Brown. As you can see, so he is the one जिसने nucleus को discover किया. And protoplasm was discovered by J.E. Purkinje. This man in figure, he was the one who discovered protoplasm. तो पहले J.E. Purkinje ने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया, and then Robert Brown concluded that protoplasm has a certain part, that is the nucleus. Now we'll start with the each component in detail. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो आउटर कवरिंग है,
इसको आप बोलते हो सेल मेम्ब्रेन. दिस इज सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. अब तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? हर सेल की आउटर कवरिंग होती है. प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है होती है ये, और ये एनिमल सेल में भी होती है. जैसे कि ये फिगर एनिमल सेल की है, अगर आप प्लांट सेल में भी देखोगे तो उसकी भी जो आउटर कवरिंग होगी दैट इज गोइंग टू बी अ सेल मेम्ब्रेन. होती कैसी है? ये लिविंग होती है, बहुत पतली होती है, थिन होती है और बहुत ही डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है. सो सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग, थिन एंड डेलिकेट, राइट. और प्लांट्स और एनिमल्स जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों में प्रेजेंट होती है और हर सेल की आउटर कवरिंग होती है. अब इसकी एक स्पेशल नेचर है सेल मेम्ब्रेन की. इट इज सेमी परमिएबल. इट इज सेमी परमिएबल. इसका मतलब है कि ये कुछ ही चीजों को अपने में से पास करने देती है. इट मीन्स इट अलाउ सिलेक्टिव पार्टिकल्स टू पास थ्रू. चाहे अंदर से बाहर कुछ पार्टिकल्स जाने हैं, चाहे बाहर से, जैसे सेल आपके पास, चाहे अंदर से बाहर, चाहे बाहर से अंदर, तो कुछ सिलेक्टेड चीजों को ही अलाउ करेगी अंदर बाहर जाना. अब बनी किससे होती है? इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. किससे बनी होती है? लिपिड से और प्रोटीन्स. और लिपिड्स और प्रोटीन्स आपस में कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, जैसे कि आप फिगर देख पा रहे हो, तो ये एक लिपिड और प्रोटीन का अरेंजमेंट है. इस तरीके से लिपिड्स और प्रोटीन्स जुड़े होते हैं आपस में और मिलकर बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन. इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ैक मॉडल. मतलब ये जो आप कह सकते हो ये अरेंजमेंट है ना लिपिड और प्रोटीन का, तो उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ैक मॉडल. इट इज नॉट इन योर सिलेबस एक्चुअली. इसका भी एक बहुत वाइड एक्सप्लेनेशन है जो कि आप हायर क्लासेस में करोगे. तो अभी के लिए यू नीड टू नो दैट इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. अब सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि अब मैंने आपको बताया, ये आउटर मेम्ब्रेन जो हमारे पास है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, है ना. तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है हमारे पास? एक तो ये सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है. इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेल. एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स टेक्स प्लेस. जैसे कि मैंने आपको बताया ये सेमी परमेबल है, सिलेक्टेड चीजों को अपने अंदर बाहर जाने देती है ना. तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स भी अलाउ कर रही है. एंड मोर ओवर इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल. जिस तरीके से ये सेल मेम्ब्रेन होगी वैसी ही सेल की शेप होगी. नाउ वी हैव इज द सेल वॉल. सेल वॉल जो होती है इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. जैसे कि अभी हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन तो दोनों के अंदर होती है, बट सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ प्लांट सेल. और होती कहाँ है? जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, दिस इज सेल वॉल आउटर टू द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है. जैसे कि आप देख पा रहे हो, दिस डार्क ग्रीन इज सेल मेम्ब्रेन एंड आउटर टू दिस पोर्शन इज सेल वॉल. सो इट इज आउटर टू सेल मेम्ब्रेन. जैसे कि सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है, सेल वॉल इज डेड. एंड एज आई टोल्ड यू इट इज प्रेजेंट ओनली इन दी प्लांट सेल, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो. अगर आप यही एनिमल सेल की फिगर देखोगे तो यू विल सी दैट सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन दी एनिमल सेल. अब ये बनी किससे होती है? इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. किससे बनी होती है? सेलुलोज से. लेकिन फंगस के अंदर ये एक अलग मटेरियल से बनी होती है अदर देन सेलुलोज, दैट इज काइटिन. दैट इज दी काइटिन. ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में, इट इज नॉट इन योर सिलेबस बट यू आर ऑफन आस्क्ड दैट व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फंगस सेल वॉल. सो यू शुड नो दैट इट इज मेड अप ऑफ काइटिन. और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल थी, मतलब सिर्फ सिलेक्टेड चीजों को ही पास करने दे रही थी, पर इन कंपैरिजन जो ये सेल वॉल है इट इज फ्रीली परमिएबल. मीन्स इट अलाउ ऑल सब्सटेंसेस टू पास थ्रू. ठीक है, इसका मतलब है कि कुछ भी सब्सटेंस इसमें से अंदर बाहर सेल वॉल में से, सॉरी सिर्फ सेल वॉल में से, नॉट फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, ओनली फ्रॉम सेल वॉल, ऑल सब्सटेंसेस कैन पास थ्रू. ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये डिफरेंशिएट करती है और कुछ सिलेक्टेड चीजों को ही जाने देती है सेल वॉल. सेल वॉल कुछ भी सब्सटेंसेस को अपने में से आने और जाने देती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो कि इससे नेक्स्ट है दैट इज सेमी परमिएबल, जो कि सिलेक्टेड चीजों को ही अंदर जाने देगी. ठीक है, बट सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल. तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल?
मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, चीजों का एक्सचेंज भी हो रहा है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया दैट इट इज फ्रीली परमिएबल, राइट। तो एक्सचेंज में भी हेल्प कर रही है ये, एंड ऑब्वियसली इट इज मेंटेनिंग द शेप ऑफ द सेल ऑल्सो। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल वॉल विच इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। ये आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आपको याद रखना है कि कौन कौन सी ऑर्गेनालीज प्लांट सेल में है, कौन सी एनिमल सेल में नहीं है, कौन सा कंपोनेंट प्लांट सेल में है, कौन सा कंपोनेंट सिर्फ एनिमल सेल में। अब जैसे कि हमने किया प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या है हमारे पास, इट इज लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो लिक्विड पोर्शन है या जो भी कुछ इसके अंदर है दैट इज ऑल प्रोटोप्लाज्म। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। लिक्विड को आप बोलते हैं, ये जो लिक्विड है अंदर दैट इज द साइटोप्लाज्म, द लिक्विड पोर्शन, राइट। और इसके अंदर जो ये लोकेटेड आपको येलो राउंड बॉडी दिख रही है दैट इज द न्यूक्लियस। उससे पहले हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। तो हमने जैसे आपके पास मैंने आपको बताया ये सेल है, सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म है और यहाँ पे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है ना, इसको आप क्या बोलते हो, न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर अगर हम डिटेल के अंदर देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है हमें, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज है आप देख पा रहे हो ना। सो तो ये जो एक आपको दिख रहा है ये एक मेम्ब्रेन है जिसको आप बोलते हो न्यूक्लियर इनवेल्प या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें आपको छोटे छोटे पोर्स भी दिख रहे हैं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। सो दीज आर न्यूक्लियर पोर्स। इसके अंदर ये जो पर्पल पोर्शन दिख रहा है, ये जो लिक्विड सा है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे, दिस इज क्रोमैटिन मटेरियल। एक छोटी सी बॉडी जो हमें ये दिख रही है आपको पर्पल कलर की, दिस इज न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम वी आर जस्ट कंसंट्रेटिंग ऑन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या देखा आपने, न्यूक्लियर इनवेल्प, उसके अंदर पोर्स, लिक्विड न्यूक्लियोप्लाज्म, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो ये दिख रहे हैं ये वाले, दिस इज क्रोमैटिन मटेरियल, और छोटी सी बॉडी राउंड सी जो दिख रही है दिस इज न्यूक्लियोलस। सो दैट मीन्स न्यूक्लियस जो है सेल के अंदर है एंड इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, चाहे आप इसको बोल सकते हो न्यूक्लियर इनवेल्प, और लिक्विड पोर्शन न्यूक्लियोप्लाज्म, छोटी राउंड बॉडी न्यूक्लियोलस, और क्रोमैटिन मटेरियल को हमने एक और नाम दिया है दैट इज न्यूक्लियर मटेरियल। तो ये चीज न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो पहले हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, ये जो न्यूक्लियस है, जैसे आपके पास ये न्यूक्लियस है ना, ये जो आपको देख रहे हो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको आप बोलते हो न्यूक्लियर इनवेल्प या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके अंदर न्यूक्लियस की सब चीजें हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन है दैट सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म, और इस मेम्ब्रेन के अंदर कुछ छोटे छोटे पोर्स भी हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो फिगर में, ये छोटे छोटे पोर्स हैं, है ना। इन पोर्स से कुछ सिलेक्टेड एक्सचेंज हो सकता है, मतलब कुछ सिलेक्टेड चीजें अंदर बाहर जा सकती है, पर कौन सी चीजें, ओनली सिलेक्टेड सब्सटेंसेस कैन पास थ्रू। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर पोर्स है ना, इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है इसको आप बोलते हो न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो पर्पल वाला पोर्शन है दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है दिस इज एक्चुअली है क्या, इट इज साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस। जो साइटोप्लाज्म सेल का न्यूक्लियस के अंदर आ गया दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस एक छोटी सी राउंड बॉडी, ये जो आपने देखी है पर्पल कलर की, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो इट इज अ स्मॉल ओवल बॉडी जो कि न्यूक्लियस के अंदर है। बनी किससे है, इसमें प्रोटीन्स है और इसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल है जिसका नाम क्या है, आरएनए। आरएनए की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये कुछ जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, और जेनेटिक मटेरियल बेसिकली दो ही तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो आप इनके बारे में और डिटेल में हाई क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आपको जानना है कि ये जो सेल के अंदर जो मेन पार्ट होता है दैट इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी
राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये इसके अंदर होते हैं। और इस न्यूक्लियोलस में होता क्या है, इसमें राइबोसोम की फॉर्मेशन होती है। अब राइबोसोम क्या है, क्या फंक्शन करते हैं, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप सिर्फ याद रखेंगे कि ये जो न्यूक्लियोलस है, इट इज अ साइट फॉर द राइबोसोम फॉर्मेशन। और राइबोसोम क्या है, राइबोसोम एक ऑर्गेनेली है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनेलीज आर सर्टेन बॉडीज एक्चुअली विच आर प्रेजेंट इन द सेल, जो सेल के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेल को सर्वाइव करने के लिए हेल्प कर रही है। या तो दे आर सिंथेसाइजिंग समथिंग फॉर द सेल, सेल के लिए कुछ बना रही है, या सेल की कुछ हार्मफुल चीजें खत्म कर रही है। तो मतलब और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो ऑर्गेनेलीज कर रही हैं। तो इस तरीके से राइबोसोम भी एक ऑर्गेनेली है। वो राइबोसोम ऑर्गेनेली कहाँ बनती है, इट इज फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियोलस। उसके अलावा न्यूक्लियस में जो है दैट इज द न्यूक्लियर मटेरियल। एज यू कैन सी दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट, दीज आर न्यूक्लियर मटेरियल ऑल्सो कॉल्ड एज क्रोमैटिन मटेरियल। ये इनको हम क्या बोलते हैं, जैसे ये थ्रेड, ये क्या होते हैं, शुरू में ये थ्रेड जैसे होते हैं इस तरीके से, तो आप इनको बोलते हो क्रोमैटिन मटेरियल। लेटर ऑन ये जो थोड़े थिक होकर दे टर्न इनटू अ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इस तरीके का होता है, ठीक है। यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जब थ्रेड की फॉर्म में हो तो इनको बोलते हैं हम क्रोमैटिन मटेरियल। यही मेन चीज है न्यूक्लियस की। फिर ये कंडेंस होकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आप देख रहे हो ना कैसे दिखते हैं, रिबन टाइप, कुछ कुछ रिबन की तरह हमें लगते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम है ये किससे बने हैं, जेनेटिक मटेरियल डीएनए और प्रोटीन से। और इन क्रोमोसोम्स पे छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे आप कह सकते हो पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जीन्स। क्या बोलते हैं, जीन्स। जीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे आर हेरिडिटरी व्हीकल्स। जैसे कि आप देखते हो कि आप जैसे आपके पेरेंट्स से कुछ रिजेम्बलेंस होती है आपकी, है ना। आइदर सपोज आप कहो कि मदर है, उनकी आईज क्या है, ब्लू है, ठीक है। उनका बेबी हुआ, बेबी की भी आईज क्या है, ब्लू है। तो वो ब्लू आईज वाला फीचर कहाँ से आया, मदर से ही आया। हम एज्यूम करते हैं कि फादर की आईज क्या है, ब्लैक, और मदर की क्या है, ब्लू। और बेबी की आईज क्या हुई, सपोज हमने एग्जांपल लिया कि ब्लू हुई, तो ये मदर बेबी की आईज ब्लू कैसे हुई, ये ब्लू वाला फीचर, ये जो हर फीचर होता है हमारे अंदर दैट इज कंट्रोल्ड बाय जीन। तो ये जो ब्लू आईज वाला फीचर है, इसका मतलब मदर से ये जीन्स, ये करेक्टर जीन्स के थ्रू बेबी के अंदर आया। तो हम कहते हैं जो जीन्स हैं दे आर हेरिडिटरी व्हीकल्स, क्योंकि ये करेक्टर्स आप कह सकते हो, ये क्या करते हैं, ये करेक्टर्स जो है वो पेरेंट्स से बच्चे के अंदर लाते हैं। बच्चे को हम क्या बोल देते हैं, ऑफस्प्रिंग टेक्निकल लैंग्वेज में। तो ये जो करेक्टर्स हैं, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग फ्लो करते हैं, करेक्टर्स वो किसके थ्रू करते हैं, दे फ्लो थ्रू जीन्स, राइट। तो आप समझ गए ना कि न्यूक्लियर मटेरियल क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो लेटर ऑन कंडेंस होकर क्या बन जाता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किससे बने होते हैं, डीएनए से और प्रोटीन से, ठीक है। और क्रोमोसोम कैसे दिखते हैं, रिबन लाइक। इन पे क्या है, कुछ छोटे छोटे सेगमेंट्स, जीन्स, जिनका काम है करेक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करना। तो फंक्शन क्या है न्यूक्लियस का, एक तो इट रेगुलेट सेल साइकिल। जो सेल से सेल बनते हैं, तो वो जो डिवीजन है वो किसके थ्रू होती है, न्यूक्लियस के थ्रू ही होती है। मेन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, मतलब सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब सेल के अंदर कुछ भी फॉर्म होना है या कुछ भी ब्रेक होना है, या जो भी एक्टिविटी है सेल की, दे आर ऑल कॉल्ड एज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को यही रेगुलेट करता है। और जैसे कि आपने देखा इसके अंदर जीन्स हैं जो करेक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में लाते हैं। तो ये सारे फंक्शन न्यूक्लियस के, आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस इज एक्चुअली अ ब्रेन ऑफ सेल। सारी इंफॉर्मेशन सेल की किसके अंदर होती है, न्यूक्लियस के। नाउ वी हैव इज द साइटोप्लाज्म। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी सेल के अंदर लिक्विड पोर्शन है, राइट, all liquid material of the cell which is present inside the cell membrane, that is called as cytoplasm.
और आप देख रहे हो कितनी अलग अलग तरह की शेप ऑफ बॉडीज हैं इसके अंदर, है ना. दीज ऑल आर कॉल्ड एज ऑर्गेनालीज. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑर्गेनालीज ही तो मेटाबॉलिक मशीनरी बनाती है सेल की. सेल के अंदर क्या चीज करनी है, किस टाइम, या कुछ बनाना है या कुछ तोड़ना है, जो भी काम है सेल का, तो दे आर एक्चुअली फॉर्मिंग दी मेटाबॉलिक मशीनरी. सो एज यू कैन सी इन द फिगर, ये बाहर आउटलाइन वाला तो हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया. इट इज नॉट एन ऑर्गेनाली, है ना. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो ग्रे वाला पोर्शन है, दिस इज ऑल साइटोप्लाज्म, राइट. एंड दिस यू कैन सी, we'll start with this. These all green ones, they are vacuole, right? They are vacuole. And this figure you can see that irregular network of membranes, ऐसा structure जो आपको दिख रहे हैं ये दो, they are rough endoplasmic reticulum and like this, जिसके साथ ये round bodies हैं, this is rough endoplasmic reticulum. और इसी तरीके का structure जिसके अंदर ये छोटी छोटी bodies नहीं है, this is smooth endoplasmic reticulum. ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे अभी आगे कि इनमें फर्क क्या है. तो अभी हम सिर्फ लोकेट कर रहे हैं कि कौन कौन सी ऑर्गेनाली हमें इस फिगर में दिख पा रही है. दिस स्ट्रक्चर, द स्टैक स्ट्रक्चर, दिस इज द गोल्जी apparatus, right? These pink bodies, as you can see, they are lysosomes. These small structures, as you can see here, is ribosome, right? अब ऐसे ही एक ऑर्गेनाली, ये जो स्टार शेप की ऑर्गेनाली आपको दिख रही है, दिस इज दी सेंट्रोसोम. एंड दीज रॉड शेप्ड वंस, दे आर दी माइटोकॉन्ड्रिया, राइट. सो दीज ऑर्गेनालीज आर प्रेजेंट इन द बेसिक सेल. क्योंकि ये स्ट्रक्चर एनिमल सेल का है. देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर प्लांट और एनिमल सेल का सेम होता है, बट देयर इज अ डिफरेंस इन द शेप ऑल्सो. एंड देयर इज अ डिफरेंस के भी कई बार कुछ ऑर्गेनालीज, जैसे हमने पढ़ी है यहाँ पे, प्लांट सेल में कुछ अलग होती है, एनिमल सेल में कुछ डिफरेंट होती है. जैसे कि ये एनिमल सेल है ना. अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल में ये सेंट्रोसोम ऑर्गेनाली नहीं होती है. ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनालीज, मतलब फर्क सिर्फ इतना है, बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन कुछ ऑर्गेनालीज दे आर प्रेजेंट इन द एनिमल बॉडी एंड दे आर नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी. लाइकवाइज देयर आर सर्टेन ऑर्गेनालीज जो प्रेजेंट है प्लांट में और एनिमल में मिसिंग है. सो आई विल जस्ट लेट यू नो कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनालीज है जो प्लांट और एनिमल बॉडी में डिफर करती है. Now let us start with cell organelles, that is they are forming the metabolic machinery. कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनालीज हैं वो? We have plastids. अगर हम प्लास्टिड की बात करें, प्लास्टिड एक ऐसी ऑर्गेनाली है विच इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट, नॉट इन एनिमल, राइट. ऐसी ऑर्गेनाली है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया. इट इज प्रेजेंट इन प्लांट एज वेल एज इन एनिमल सेल. Likewise, we have vacuole. Vacuole is present, a big size vacuole you can say is present in a plant cell, but there is a chance that it may present in an animal cell also. पर अगर ये animal cell में होता है तो सिर्फ टेम्पररी होता है. ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे आगे हम कि व्हाट इज वैक्यूल. एज यू कैन सी इन द फिगर दैट दीज ग्रीन स्ट्रक्चर्स आर वैक्यूल प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, राइट. ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस स्ट्रक्चर, इरेगुलर नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स जो आपको दिख रहा है, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट एज वेल एज इन एनिमल. गोल्जी बॉडी, ये जो दिख रही है आपको फिगर में, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लांट एज वेल एज इन एनिमल. Lysosomes, as you can see, beautiful small round pink bodies here. These are lysosomes, again present in plant as well as in animal cell. So we are going to study in detail the first organelle, that is the plastid. जो plastid जो organelle है, इसकी खास बात है, it is present only in plant cell. ये हमें animal cell के अंदर नहीं मिलती है. It is not found in animal cell, right? But it is definitely present in a plant cell. अब ये प्लास्टिड तीन तरह के होते हैं. ये होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट. जो ल्यूकोप्लास्ट है ये एक ऐसा प्लास्टिड है जो कि कलरलेस है, जिसका कोई कलर नहीं है. क्रोमोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जो कलर्ड है, ठीक है. और जो क्लोरोप्लास्ट है ये एक ऐसा प्लास्टिड है जिसका कलर क्या है, ग्रीन. आप फिगर में देख भी पा रहे हैं ये कौन सा प्लास्टिड है, दिस इज क्लोरोप्लास्ट. दिस इज क्लोरोप्लास्ट. और आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट को हम बोलते हैं किचन ऑफ सेल. क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, किचन ऑफ सेल.
क्यों? क्योंकि प्लांट्स को खाना बनाने में ये हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि प्लांट्स के अंदर खाना बनाने के लिए ग्रीन पिगमेंट की जरूरत होती है, जिसको बोलते हैं हम क्लोरोफिल, है ना। वो क्लोरोफिल कहाँ होती है? वो क्लोरोप्लास्ट में होती है। और क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक प्लास्टिड। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि ये प्लांट को खाना बनाने में इसका इन्वॉल्वमेंट है, मतलब फोटोसिंथेसिस में इसका इन्वॉल्वमेंट है। फोटोसिंथेसिस आप जानते हो ना प्रोसेस, प्लांट्स अपना खाना बना सकते हैं लाइट की प्रेजेंस में। तो उसके लिए जो ये पिगमेंट है दैट इज द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। तभी क्लोरोप्लास्ट को हम बोलते हैं किचन ऑफ सेल, क्योंकि इसी के अंदर खाना बनता है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहें तो क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। आप देख पा रहे हैं ना, इसकी डबल मेम्ब्रेन है, इट इज डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली। और इसके अंदर ये जो लाइट ग्रीन सा पोर्शन देख रहे हैं, दिस लिक्विड इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। और इसमें ये जो स्टैक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, जैसे कि कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर रख दिए, उस तरह के जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं दैट आर कॉल्ड एज ग्रेनम। ठीक है, तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया किचन ऑफ सेल। अब ये ग्रीन सा स्ट्रक्चर है, ये देखिए जो ग्रेना है, ये जो आप स्टैक स्ट्रक्चर है, जब ये अकेला हो तो इसको बोलते हो आप थाइलोकॉइड। जब ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैक्ड हो जाए तो इनको बोलते हैं आप ग्रेनम। आप देख पा रहे हो इनके अंदर ग्रीन कलर की कोई चीज आपको दिख रही है, दिस इज द ग्रीन पिगमेंट विच इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल। और आप जानते हो इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये है हमारे पास प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा जो और प्लास्टिड है उनके क्या फंक्शन है? क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ये तो आप जान चुके हो। ल्यूकोप्लास्ट चीजों को स्टोर करता है लाइक फूड, फैट्स एक्सेट्रा। एंड क्रोमोप्लास्ट विच इज अ कलर्ड प्लास्टिड दैट इम्पार्ट कलर टू दी फ्लावर्स। ये फ्लावर्स को, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को कलर देता। ठीक है, सो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्वमेंट है, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड एंड अदर यू कैन से थिंग्स व्हिच नीड टू बी स्टोर्ड, और क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट कलर टू दी फ्लावर्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। एंड प्लीज डू रिमेंबर दिस ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट ओनली इन दी प्लांट सेल. Now we are going to start with an interesting organelle that is the mitochondria. ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं इस टाइप की ऑर्गेनेली है। तो कैसी शेप आपको लग रही है इसकी? इट इज रॉड शेप्ड। माइटोकॉन्ड्रिया की कैसी शेप है? रॉड लाइक। और आप देख सकते हैं कि इसमें दो मेम्ब्रेन्स हैं, एक तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और एक ये जो फोल्ड्स आपको दिख रहे हैं दिस इज द इनर मेम्ब्रेन. सो इट हैज टू मेम्ब्रेन्स, वन इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड अदर इज द इनर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन देखें तो दैट इज पोरस, मतलब चीजें अंदर बाहर आ सकती हैं इस पे. एंड इफ यू टॉक अबाउट इनर मेम्ब्रेन तो ये जो फोल्ड्स आपको दिख रहे हैं इट इज एक्चुअली फोल्डेड एंड दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड एज क्रिस्टा. दिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टा. और इन फोल्ड्स के अंदर कुछ स्मॉल बॉडीज हैं जिनको हम बोलते हैं ऑक्सीजोम्स. सो दिस यू आर गोइंग टू स्टडी इन द हायर क्लास दैट व्हाट फंक्शन एक्चुअली दीज बॉडीज हैव. तो अभी के लिए क्या पढ़ेंगे कि इट हैज एन आउटर मेम्ब्रेन व्हिच इज कॉन्टिन्यूस बट पोरस. अंदर की मेम्ब्रेन फोल्डेड है, जिस फोल्ड्स को आपने बोला है क्रिस्टा. और कुछ बॉडीज हैं जिनको आप बोलते हो ऑक्सीजोम्स एंड द फंक्शन विल डिस्कस इन द हायर क्लास. नाउ इसके अंदर जो फ्लूइड है that is called as matrix. The fluid which is present in mitochondria that is called as matrix. और उसकी फ्लूइड के अंदर क्या चीजें हैं? जेनेटिक मटेरियल डीएनए और राइबोसोम्स. एक और ऑर्गेनेली प्रेजेंट है राइबोसोम्स. तो क्वेश्चन आपको ऐसा आ सकता है कि एक ऑर्गेनेली बताइए which has its own genetic material. So that can be mitochondria. तो mitochondria is an organelle which has its own DNA, right? और उसके अलावा इसके अंदर राइबोसोम्स भी है. ठीक है, तो अब फंक्शन क्या है इस माइटोकॉन्ड्रिया का? इट एक्चुअली प्रोड्यूस एनर्जी. बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका. इसके अंदर क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड. जो फूड होता है उसका क्या होता है? ब्रेक डाउन. ठीक है, और जब फूड का ब्रेक डाउन होता है तो ऑब्वियसली फूड खाते हैं एनर्जी के लिए. तो फूड का जब ब्रेक डाउन होगा तो उससे क्या प्रोड्यूस होगी? एनर्जी.
तो यही काम है इस माइटोकॉन्ड्रिया का, दैट हियर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स विच प्रोड्यूस एनर्जी, और एनर्जी भी केमिकल फॉर्म में होती है, एंड दैट केमिकल फॉर्म इज कॉल्ड एज एटीपी। जो केमिकल फॉर्म है एनर्जी की, उसका क्या नाम है? एटीपी। व्हाट इज एटीपी? इट इज adenosine triphosphate. So ATP, that is adenosine triphosphate, is the chemical form of energy which is produced inside the cell, where in mitochondria, as a result of breakdown of food. मतलब फूड का ब्रेकडाउन हुआ, उससे एनर्जी बनी। एनर्जी किस फॉर्म में थी? केमिकल फॉर्म में। और वो केमिकल फॉर्म क्या है? दैट इज एटीपी, राइट। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम एक स्पेशल नाम से एड्रेस करते हैं, दैट इज पावर हाउस ऑफ सेल। जैसे कि पावर हाउस से आपको क्या मिलती है? पावर मिलती है। तो सेल का जो पावर हाउस है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि सेल की पावर क्या है? एटीपी। और वो कौन दे रहा है? mitochondria. So that is why it is called as powerhouse of cell. So this question you can get in paper, that name powerhouse of cell, then you need to write mitochondria. And if it is asked that why it is called as powerhouse of cell, then you need to write because here the breakdown of food take place that produce energy in a chemical form, that is ATP, which the cell can actually use to carry out various function. So that is the reason it is called as powerhouse, right? So this is the basic function of the mitochondria कि इससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी। और एक चीज और, आप जानते हैं ये जो ATP है, जो केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसको एक स्पेशल नाम देते हैं, करेंसी ऑफ सेल। दिस इज कॉल्ड एज करेंसी ऑफ सेल। देखो करेंसी क्या होता है? करेंसी वो होता है जिसको आप स्पेंड कर सको। तो सेल की करेंसी क्या है? सेल के पास क्या है ऐसा कि वो स्पेंड कर सकता है? दैट इज द एनर्जी, दैट इज एटीपी। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है हमारे पास वैक्यूल। वैक्यूल कैसा दिखता है? ये जो ब्लू पोर्शन आप देख पा रहे हो, दिस इज वैक्यूल। ठीक है, इतना बड़ा वैक्यूल हमें प्लांट सेल के अंदर ही दिखता है। प्लांट सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। ठीक है, तो व्हाट इज वैक्यूल? इट इज अ फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन, एक ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें बहुत सारा फ्लूइड है। ठीक है, और एनिमल सेल में अगर हम बात करें तो एनिमल सेल में या तो ये वैक्यूल होता ही नहीं है, और अगर होता है तो बहुत छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं होता है साइज में, बहुत छोटा होता है, लगभग इतना सा, और वो भी टेम्पररी। धीरे धीरे सेल के अंदर ये वैक्यूल खत्म हो जाता है। और अगर होता है एनिमल सेल में तो काम क्या करता है? सिर्फ स्टोरेज का, कुछ चीजों को अपने अंदर स्टोर करता है। तो समझ गए कि एनिमल सेल में या तो एब्सेंट होता है, अगर प्रेजेंट हो तो बहुत छोटा होता है साइज में, और टेम्पररी होता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और जब तक रहता है काम क्या करता है? स्टोरेज का। लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा है साइज में, आप फिगर में देख पा रहे हैं ना, देखिए कितना बड़ा है, और परमानेंट होता है, ये खत्म नहीं होता सेल के अंदर। इसकी आउटर मेम्ब्रेन को प्लांट सेल में एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं, टोनोप्लास्ट। ठीक है, और इस भरा क्या हुआ है? इट इज फिल्ड विद फ्लूइड सेल सैप। इसके अंदर ये जो लिक्विड है दैट इज सेल सैप। अब काम क्या है वैक्यूल का? सेल को टर्जिडिटी देना, मतलब सेल के इसके अंदर जो ये फ्लूइड है वो सेल को टर्जिड रखता है। मतलब आप कह सकते हो कि इसके अंदर पानी का लेवल काफी रहता है। रिजिड, क्योंकि कोई भी चीज हार्ड होती है तो रिजिडिटी तो देती है, और दूसरा काम क्या है इसका इम्पोर्टेंट? स्टोरेज का। ये चीजें अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो याद रहेगा ना आपको कि जो वैक्यूल है प्लांट सेल के अंदर बहुत बड़ा है साइज में, इट इज वेरी बिग। और एनिमल सेल में या तो एब्सेंट है ही नहीं, और अगर है तो वो टेम्पररी है। और काम क्या है उसका? दैट इज द स्टोरेज। अदरवाइज प्लांट सेल में साइज इतना बड़ा होने करके इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एज वेल एज रिजिडिटी टू दी सेल। नेक्स्ट वी हैव इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इट इज एक्चुअली यू कैन से इरेगुलर नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। इस तरीके से इट इज इरेगुलर नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके जो कैविटी है उसके अंदर क्या है? फ्लूइड है। ये दो तरह का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम।
एक तो RER जिसको आप बोलते हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर SCR जिसको आप बोलते हो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें फर्क क्या है? क्यों एक एंडोप्लाज्मिक को हम रफ कहते हैं, क्यों हम एक एंडोप्लाज्मिक को स्मूथ कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो है, जैसे कि मैं एक फिगर आपको बनाकर दिखाती हूँ इस तरीके से, जिसके साथ राइबोसोम जुड़े हुए हैं। एक ऑर्गेनेली छोटी छोटी आप बॉडी सी जो देख रहे हैं लगी हुई है, जिसको आप क्या बोलते हो? राइबोसोम। ठीक है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो है जिसके अंदर सिर्फ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, कोई राइबोसोम्स जुड़े नहीं हुए। ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम अटैच्ड है और स्मूथ के साथ ऐसे कोई राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं है। अब काम क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? The smooth endoplasmic reticulum is going to synthesize fats for the cell. सेल में जो भी फैट्स की रिक्वायरमेंट है, जिसको आप लिपिड्स भी बोल देते हो, उसकी सिंथेसिस SCR करता है, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। बाकी कोई भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, वेदर इट इज RER और इट इज SCR, इट इज गोइंग टू फॉर्म अ स्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ सेल। जैसे कि बोन्स एंड मसल्स आपका फ्रेमवर्क बनाती हैं, ऐसे सेल का फ्रेमवर्क कौन बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जैसे कि आपको पता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मैंने आपको बताया उसके साथ छोटी छोटी सी बॉडीज लगी हुई हैं जिनको आप राइबोसोम्स कहते हो। इन बॉडीज का काम है प्रोटीन बनाना, दे सिंथेसाइज प्रोटीन। तो आप कह सकते हो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप कह सकते हो कि क्योंकि इनके साथ राइबोसोम जुड़े हुए हैं विच कैरी ऑन द प्रोटीन सिंथेसिस, सो दैट मीन्स सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पर्टिकुलरली कौन सा? RER, that provide the site for protein synthesis. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक और फंक्शन करता है, इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। मतलब कोई भी हार्मफुल चीज सेल के अंदर एंटर हो जाए तो ये उसको हार्मलेस बनाता है, उसको डिटॉक्सिफाई करता है। बाकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, चाहे SCR हो चाहे RER हो, ठीक है, दोनों का ही काम है कि ये सेल मेम्ब्रेन बनाने में भी हेल्प करते हैं। किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन बनती है, दिस यू आर गोइंग टू स्टडी इन दी हायर क्लास। तो अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सो दीज ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट वी हैव इज गोल्जी apparatus, which is also called as Golgi body. ठीक है। ये कैसे दिखते हैं? जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, एक तरह से ये स्टैक्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हुए हैं, है ना। और इनसे और भी एक फ्लूइड फिल्ड वेसल्स भी निकल रही हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे। सो दीज आर स्टैक्ड मेम्ब्रेन्स हैविंग फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स। और ये जो स्टैक्ड स्ट्रक्चर्स है, इनको आप क्या बुलाते हो? सिस्टर्नी। इनको आप क्या बुलाते हो? सिस्टर्नी। ये जो स्टैक्ड मेम्ब्रेन्स हैं, these are called as cisternae। और प्लांट सेल में इसको एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं, डिक्टियोसोम। तो वैसे जो नाम है दैट इज गोल्जी बॉडी, पर प्लांट सेल में इसका एक स्पेशल नाम है दैट इज कॉल्ड एज डिक्टियोसोम। और सिस्टर्नी क्या है? स्टैक्ड मेम्ब्रेन्स। और ये जो है दीज आर फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स विच आर जॉइंड विद दी गोल्जी बॉडी या गोल्जी apparatus। काम क्या है गोल्जी बॉडी का? एक तरह से पैकर्स एंड मूवर्स की तरह काम करते हैं। दे सिक्रीट, चीजें सिक्रीट भी करते हैं, पैकेजेस पैक भी करते हैं, एंड डिस्पैच द सेलुलर सिक्रीशंस। जो भी सेल की सामान है, सेल की कुछ चीजें हैं, ये सिक्रीट भी करते हैं, उनको पैक भी करते हैं इसके अंदर भर के, जैसे कि आप वेसिकल्स देख रहे हो, और जहां पे पहुंचानी है वहां पे पहुंचाते भी हैं। और indirectly they are involved in the formation of cell membrane also. So this you are going to do in the higher class, because it is a wide concept that how they actually form cell membrane. Got it? Now, so this is the Golgi body, and please don't forget that it is called as dictyosome also in case of plants. Next we have is lysosomes.
लाइसोसोम्स कुछ इस तरीके की ऑर्गेनेली है, स्फेरिकल है और इनके अंदर बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। सो दे आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स कंटेनिंग पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जो आप देख रहे हो अंदर, दीज आर ऑल एंजाइम्स। फंक्शन क्या है लाइसोसोम का? अगर सेल के अंदर कोई फॉरेन चीज आ जाए जो सेल को खराब कर सकती है, ठीक है, तो ये उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कुछ कंपोनेंट सेल्स के खराब हो जाए तो ये उनको रिमूव भी कर देते हैं। दे कैन रिमूव वर्न आउट कंपोनेंट ऑफ सेल्स। ठीक है, एंड दे एक्ट एज सुसाइडल बैग्स ऑल्सो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। आपको क्वेश्चन भी आता है कि विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सो सुसाइडल बैग्स कौन है? लाइसोसोम्स। क्यों इनको सुसाइडल बैग कहते हैं? सपोज कि अगर ये जिस सेल, जैसे ये सेल है ना, सेल के अंदर ये लाइसोसोम है, सपोज ये सेल किसी कारण खराब होने लगा, तो ये जो लाइसोसोम है इट कैन इवन ईट इट सेल इफ इन केस द सेल गेट्स डैमेज। दे कैन इवन ईट अप देयर ओन सेल जिसके अंदर ये प्रेजेंट है इफ इट गेट्स डैमेज्ड। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। तो याद रखेंगे, सुसाइडल बैग्स किसको बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स आर लाइसोसोम्स। अब आप इतनी ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ चुके हैं, सो वी आर इन अ पोजीशन टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। दिस इज द प्लांट सेल एंड दिस इज द एनिमल सेल। प्लांट सेल में आप देख पा रहे हैं सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, है ना, लिक्विड पोर्शन साइटोप्लाज्म, ग्रीन वन इज न्यूक्लियस, है ना, और ये पिंक दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये बड़ा सा आपके पास है विक्यूल एंड दिस ग्रीन वन इज द क्लोरोप्लास्ट। एनिमल सेल के अंदर आपको ना तो क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, ना ही कोई परमानेंट विक्यूल दिख रहा है, ना ही कोई सेल वॉल दिख रही है। ठीक है, तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं अब हम। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल? प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल इज प्रेजेंट, एनिमल सेल में ऐसी सेल वॉल नहीं है। प्लांट सेल में प्लास्टिड जैसी ऑर्गेनेलीज हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं है। प्लांट सेल में वेक्यूल का साइज बहुत बड़ा है और वेक्यूल परमानेंट है। एनिमल सेल में जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि वेक्यूल्स होते नहीं है, लेकिन अगर होते हैं तो वो टेम्पररी होते हैं और साइज में बहुत छोटे होते हैं। Right, so these are all difference between plant and animal cell.